वो मैजिक एकेडमी के सामने एक फव्वारे में जागता है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो वहां कैसे पहुंचा, कुछ बदमाशों का ध्यान उस पर जाता है। वो हंसते हैं, ये देखकर कि वो कितने अच्छे से पंचिंग बैग का काम करता है। वो पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन इससे उनका लीडर चिढ़ जाता है। वो लड़का लायन को बालों से पकड़कर फव्वारे में और अंदर घसीट लेता है। तभी लियन को समझ आता है कि क्या हो रहा है। वो अपनी वाटर मैजिक यूज करता है और उन बदमाशों को दूर फेंक देता है। मैं बुली समझ नहीं पाता कि ये लूजर अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया। जब लियोन फव्वारे से बाहर निकलता है तो बस उसकी मौजूदगी ही उन्हें डरा देती है और वो डर के मारे भाग जाते हैं। खैर, ऐसा होना ही था। आखिरकार हिस्ट्री का सबसे ताकतवर आर्चमेज एक स्टूडेंट की बॉडी में जो आ गया था। लियोन क्लाइन अपने जमाने का हीरो था, वो आदमी जिसने डीमन किंग बेल्फर को हराया और किंगडम में अमन लाया। उस दिन की बहादुरी के लिए पूरी सल्तनत में लियोन का जश्न मनाया गया। अब आप सोचेंगे कि उसकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया था। वक्त आ गया था कि वो प्रिंसेस सारा जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करे और अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह ने उसे एक आखिरी मिशन दिया, एक आखिरी काम जो उसके हीरो वाले सफर का एंड होता। खबर थी कि एक गुफा में मॉन्स्टर्स हैं जो डीमन किंग की फौज के आखिरी बचे हुए हिस्से थे। किंग चाहता था कि वो उस गुफा की जांच करे और अच्छी खबर के साथ वापस आए। आखिरकार जो भी अब तक उस गुफा में गया था वो हार कर ही वापस आया था। जाहिर है बादशाह को डीमन किंग स्लेयर से जीत की उम्मीद थी। लियोन जानता था उसे क्या करना है। वो अपने प्यारों को खतरे में नहीं देख सकता था। उसे बच्चों की खातिर डीमन किंग के बचे हुए हिस्सों को ख़त्म करना था। वो यतीम बच्चे जो उसे अपना रोल मॉडल मानते थे। तो हमारे लड़के ने बिना किसी शक के ये काम ले लिया और शार्क नाम के एक प्रिंस को उसे रास्ता दिखाने का काम दिया गया। आखिरकार उसके जाने का दिन आ गया और प्रिंस शार्क हमारे हीरो को उस खराब गुफा में ले गया। जैसे ही वो गहराई में पहुंचे, प्रिंस शार्क ने पीछे से हीरो को खंजर मारकर अपने असली इरादे दिखा दिए। हथियार पर जहरीला पॉइजन लगा था जिससे लियोन की मौत पक्की थी। देखिए, प्रिंस शार्क हमेशा लियोन को अपनी ताकत और हुकूमत के लिए खतरा समझता था। साथ ही उसे लगता था कि लियोन उसकी लड़की क्वीन सारा को चुरा रहा है। हालांकि हमारे लड़के ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो किसी लड़की को नहीं पटाना चाहता था और ना ही उसे सियासी ताकत की परवाह थी। वो बस उस प्यार से चल रहा था जो वो अपने आसपास के लोगों के लिए रखता था, खास तौर पर वो यतीम बच्चे। पता चला कि इस घटिया इंसान ने उन बच्चों की जान पहले ही ले ली थी ताकि कोई भी लियोन का मिशन पूरा करने के लिए जिंदा ना बचे। ये कमीना इतना गिरा हुआ कचरा था कि इसे शैतान कहना शैतान की बेइज्जती होगी। आखिरकार उसने हमारे लड़के को गुफा के अंदर लात मार दी और वहां पॉइजन से धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमारा लड़का गिरने के बाद भी बच गया और खुद को जमीन की गहराई में पाया। थोड़ी देर बाद एक अजीब स्केलेटन क्रीचर कहीं से आ गया, उस पर हमला करने के लिए तैयार। लियोन ने अपनी मैजिक पावर्स यूज की और एक फायरबॉल से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसे हैरात हुई जब एक सिस्टम इंटरफेस सामने आया और उसका किल काउंट किया। एक दुश्मन मारने के बाद उसे अभी भी लगभग 1 मिलियन मॉन्स्टर्स मारने थे। तभी वो उस सीक्रेट क्वेस्ट को पूरा कर पाएगा जो उसके गिरने से शुरू हुआ था। एक और क्रीचर उसकी तरफ लपका, उसका भी वही हाल हुआ और उसका किल काउंट फिर से एक बढ़ गया। लियोन अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर्स को लगातार मारता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन रास्ता मिल जाएगा। कई साल गुजर गए। एक ही चीज़ ने उसे इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दी और वो थी उस कमीने से बदला लेने की आग जिसने उसे धोखा दिया था। जब वो 1 लाख किल्स तक पहुंचा तो उसे डार्क एट्रीब्यूट मैजिक मिला, एक ऐसी ताकत जिसका हमारे लड़के को पहले कोई इल्म नहीं था। उसने मॉन्स्टर्स से भरे उस नर्क में ये साइकिल 10 साल तक दोहराया। आखिरकार 1 मिलियन किल्स पूरा करने पर उसने क्वेस्ट की शर्तें पूरी कर लीं और उसकी आंखों के सामने एक अजीब दरवाजा खुला। लियोन बिना सोचे समझे उस गेट से गुजर गया। उसके हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि वो एक तालाब के बीच में पहुंच गया। जब उसने खुद को संभाला तो देखा कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने है। कहानी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि इंस्टीट्यूट के कुछ बदमाश एक आसान शिकार को तंग करने आ गए। उन्होंने हमारे लड़के को कुर्बान कहकर बुलाया, एक नाम जो अजीब तरह से अनजान लग रहा था क्योंकि वो इन लोगों को जानता तक नहीं था। हमारे लड़के ने नेचुरली इस बारे में पूछा। जाहिर है गुंडों का लीडर गुस्सा हो गया।
उसने हीरो को सर से पकड़ा और पानी में डुबा दिया, ये सोचकर कि वो अनजान बनना बंद करेगा और सब याद कर लेगा। दूसरी तरफ लियोन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपना मैजिक स्पेल आर्मर फ्लड यूज किया और उन लोगों को कचरे की तरह उड़ा दिया। गुंडों को समझ नहीं आया कि एक कमजोर लड़के ने ये कैसे कर दिखाया। इन लोगों ने अक्लमंदी दिखाई और वहां से भाग गए, इससे पहले कि वो और पिट जाते। जैसे ही हमारा लड़का कुछ सोचने लगा, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज हैरान थी कि कैसे हमारे लड़के ने उन लूजर्स को उड़ा दिया, जबकि उसका मैजिक अभी दबा हुआ था। वो अजीब आवाज लियोन को एक प्राइवेट जगह ले गई और आखिरकार एक छोटी लड़की की शक्ल में सामने आई। वो लड़की अचानक उसे गले लगाने के लिए कूदी, जिससे वो कंफ्यूज हो गया और उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे जिनका जवाब वो चाहता था। उसने बताया कि उसका नाम लूना है, जो देवी की मैसेंजर है। बात मुख्तसर ये कि वो मुर्दों की गाइड थी। लियोन दरअसल तभी मर गया था जब उसे गुफा में धक्का दिया गया था। जिस दुनिया में वो अभी था, वो उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। रही बात उस बॉडी की जिसमें वो था, वो कुर्बान नाम के लड़के की थी जो इसी दुनिया का रहने वाला था। लियोन को ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगा और आखिरकार उसने पूछा कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। लगता है हमारे लड़के को अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा गेट बन जाता है। इसे पार करने पर उसे सच्चाई पता चलेगी। गेट के दूसरी तरफ एक बंजर जमीन है और ठीक उनके सामने एक जाना पहचाना मॉन्स्टर खड़ा है, जिसका नाम ग्रेनोरस है। वो क्रीचर जो कभी डीमन लॉर्ड बेल्फार की खिदमत करता था। इस क्रीचर को देखकर हमारा लड़का थोड़ा कांप जाता है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। उस वक्त उसे हराने में उसे 3 दिन लग गए थे। लेकिन लूना उसे यकीन दिलाती है कि अपनी नई मैजिक पावर्स यूज करके इस क्रीचर को हराना बाएं हाथ का खेल होगा। इसी बात पर लियोन को अपना डार्क एट्रीब्यूट मैजिक याद आता है, जो उसे सीक्रेट क्वेस्ट पूरा करते वक्त मिला था। वो जानवर बिना रहम किए हमला करता है। हमारा लड़का अंधेरे का इस्तेमाल करने में देरी नहीं करता। उसकी घूमती हुई डार्क मैजिक उस मॉन्स्टर के मैजिक बैरियर को तोड़ देती है और फिर वो खतरनाक डार्क क्लॉज बनाता है ताकि उस कमीने की गर्दन पकड़ सके। बस वो एक टेक्निक ही काफी थी उस ताकतवर क्रीचर की जान लेने के लिए। लूना खुशी से नाचने लगती है, ये देखकर कि हमारे लड़के ने उस बड़े जानवर को एक बार में खत्म कर दिया। यहाँ तक कि लियोन खुद अपनी छुपी हुई ताकत देखकर हैरान रह जाता है। ये चीज़ उसे अपनी हालत के बारे में और भी क्यूरियस बना देती है और वो कहता है कि बिना देर किए सब सच बताओ। थोड़ी देर गुजरती है और लगता है हमारे लड़के को सब समझ आ गया है। पता चला कि डीमन किंग बेल्फार भी इस दुनिया में आने वाला है। वो पहले वाला गेट डीमन किंग के असर की वजह से बना था। अगर उन्होंने उस गेट को ऐसे ही छोड़ दिया तो मॉन्स्टर्स के आने से ये दुनिया तबाह हो सकती है। इसीलिए देवी ने खास तौर पर उसे चुना है ताकि वो इस दुनिया में तवाज़ुन बनाए रखे। जैसे वो अपनी हालात पर और गौर करता है, उसे एक लहराते हुए झंडे पर जाना पहचाना निशान दिखता है। हमारे लड़के को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसने ये निशान आखिरी बार कहाँ देखा था। ये उस कमीने का है जिसने उसे मौत के मुंह में ढकेला था। अगर ये निशान यहाँ है तो इसका मतलब है कि शार्क भी इस दुनिया में आ गया है। बदले की आग से उसकी बंद मुट्ठियां बेकाबू होकर कांपने लगती हैं, इतना ज़्यादा कि लूना भी नोटिस कर लेती है। लेकिन वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती और गायब हो जाती है ताकि पकड़ी ना जाए। कोई आ रहा है और वो एक फीमेल स्टूडेंट है जो हमारे लड़के से बात करना चाहती है। उसने महसूस किया कि यहाँ एक गेट खुला था और इस बारे में पूछना चाहती है, इससे पहले कि लियोन ना। लूना दिमागी तौर पर उसे कहती है कि वो बात छुपाए और अनजान बने। लड़का वैसा ही करता है जैसा कहा गया, जिससे वो लड़की सोचने लगती है कि शायद उसने गलत महसूस किया था। फिर वो हमारे लड़के की तरफ देखती है और पहचान लेती है कि ये वही स्टूडेंट है जो पहले गुंडों के साथ उलझा था। उन बदमाशों की वजह से उसे जो परेशानी हुई वो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती है। लेकिन हमारा लड़का उसे कहता है कि वो सीधी खड़ी हो जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तो ये कि लड़की बहुत शरीफ और तमीज़दार है। खैर, लड़की वहां से जाने का फैसला करती है क्योंकि जो उसने महसूस किया था वो गलत लग रहा था। उसके जाते ही लूना वापस आ जाती है। उस खूबसूरत लड़की की तारीफ करती है जिसके पास गेट को सूंघने की जबरदस्त सेंस है। लूना को लगता है कि ये लड़की लव इंटरेस्ट बन सकती है, जैसे किसी आम स्कूल नॉवेल में होता है। रात हो जाती है और हमारा लड़का अपने डॉर्म रूम की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि उसके दरवाजे पर हर जगह गलियां लिखी हैं। वो
स्टूडेंट्स जिन्होंने ये घटिया हरकत की थी वो पहले ही कॉरिडोर में खड़े होकर डरपोक गीदड़ों की तरह हंस रहे थे। फिर भी लियोन इन नीच लोगों को इग्नोर करना बेहतर समझता है और अपने कमरे में चला जाता है। अंदर लूना गुस्से में चीखने लगती है कि उन लोगों ने ऐसी बकवास लिखने की हिम्मत कैसे की। हमारे बंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ज़रूरी बातों पर ध्यान देता है। वो इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता है। वो निशान जो उसने झंडे पर देखा था वो वही था जो प्रिंस शार्क पहनता था। शायद शार्क भी डेमन किंग के साथ इस दुनिया में आ गया है। अफसोस की बात यह है कि लूना के पास वो जानकारी नहीं है जो उसे चाहिए। वो भी इस दुनिया के बारे में उतनी ही अनजान है। हालांकि वो हमारे लड़के को गाइड करने के लिए इस रियलिटी में झांकती रही है, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं देखा। इस वजह से हमारे लड़के के पास खुद इस दुनिया के राज ढूंढने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। सूरज निकलने के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है और हमारा लड़का अपने पहले दिन के लिए एकेडमी जाने को तैयार होता है। बाल सेट करने और यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो स्टूडेंट्स की भीड़ से गुजरता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। सबकी नज़रें उसी पर टिकी हैं और वो बहुत अटेंशन ले रहा है। आखिरकार हमारे बंदे का एटीट्यूड और ओरा कमाल का है और वो इसका हकदार भी है। जो क्लासेस वो लेता है उनमें वो इस दुनिया की कुछ बेसिक चीज़ें सीखता है। कुछ साल पहले गेट्स नाम की पुरस्कार जगहें पूरी दुनिया में निकलने लगी। साथ ही ऐसे लोग भी सामने आए जो मैजिक यूज कर सकते थे। इस हालात से लड़ने के लिए जिन लोगों के पास कुदरती जादुई हुनर था उन्होंने इन गेट्स पर हमला करना शुरू किया और कीमती आइटम्स और मिनरल्स इकट्ठे किए। इन रेडर्स को सीकर्स का नाम दिया गया। जैसे जैसे मैजिक यूजर्स सीकर्स बनना चाहते थे वैसे वैसे इन टैलेंट्स को निखारने के लिए इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत महसूस हुई। इस तरह ये सीक्रेट इंपीरियल एकेडमी वजूद में आई। ये उन लोगों के लिए एक महफूज जगह है जो सीकर्स बनना चाहते हैं। क्या आपको वो लड़की याद है जो गेट ढूंढती हुई हमारे लड़के के पास आई थी? हाँ, वो लड़की इस अकादमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। उसका नाम इजुमिया माकोतो है। वो अभी स्कूल फील्ड में अपने ज़बरदस्त मैजिक टैलेंट से सबको इम्प्रेस कर रही है और हमारा लड़का उसे क्लास की खिड़की से देख रहा है। क्लास के बाद जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो उसका सामना उन्हीं गुंडों से होता है जिनसे वो कल मिला था। वैसे इस दुनिया में हमारे लड़के का नाम कुराबानाकुन है और सबसे बदसूरत चेहरे वाला, जो इन लोगों का लीडर भी है, आगे बढ़ता है और चाहता है कि हमारा लड़का उनका कोई छोटा मोटा काम करे। लेकिन हमारा बंदा, जो कि एक चैड है, एक सीधी बात कहकर उसके नाक में दम कर देता है। वो गुंडा अपना सब्र खो देता है, खास तौर पर क्योंकि वो पहले ही कल वाली बेइज्जती का गुस्सा निकालना चाहता था। किस्मत देखिए, अयूमिया सही वक्त पर वहां आ जाती है। इस नाइंसाफी करने वाले को अपने शिकार पर जानलेवा मैजिक स्पेल चलाते हुए देखकर वो उसे लुकने की चेतावनी देती है, लेकिन उसकी चेतावनी बहुत देर से आई। उस कमीने ने अपना स्पेल चला ही दिया। हमारा लड़का भी खाली हाथ नहीं बैठा। उसने अपनी डार्क एट्रीब्यूट मैजिक यूज़ की और उस पत्थर को निगल गया जो उस कमीने ने बनाया था। सच में वो बड़ा पत्थर गायब हो गया और उस कमीने का मुंह खुला का खुला रह गया। हमारा बंदा यही नहीं रुकता, वो बस बेपरवाही से उस बेवकूफ़ के पास से गुजर जाता है और काउंसिल प्रेसिडेंट को भी इग्नोर कर देता है। क्लासेस के बाद कुरोबा ने वापस अपने डॉर्मेट्री जाता है, जहां उसे उसी कमीने का धमकी भरा नोट मिलता है जो हमारे लड़के को ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मिलने की मांग कर रहा है। लूना कहती है कि इस बेवकूफ़ को इग्नोर करो, लेकिन कुराबिन उसे वो देने के लिए तैयार है जो वो मांग रहा है। ये रास्ते की रुकावटें खत्म करने की तरफ एक कदम होगा। ये सुनकर लूना जोश में आ जाती है और खतरे से निपटने के लिए तैयार होती है। रात के वक्त हमारा लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में उन गुंडों से मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने सोचा था। लीडर अपने गुंडों को साइड पर रखता है क्योंकि वो 1-on-1 मुकाबला चाहता है। वो उसे वो सबक सिखाना चाहता है जो उसे लगता है हमारा लड़का डिजर्व करता है। इसी तरह कुरुबा ने चाहता है कि अगर वो जीते तो उसका दुश्मन उससे दोबारा कभी पंगा ना ले। जैसा उम्मीद थी, वो कमीना अपनी एनिमे वाली हंसी हंसता है, ये सोचते हुए कि हुक्म उसका चलेगा। मेरा बंदा दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स है और उस जोकर को चैलेंज करता है कि बिना कीमती वक्त बर्बाद किए आगे आए। कुरुबाइन की हिम्मत उस कमीने को चुभती है। 1-on-1 ड्यूल के बजाय वो कमीना अपनी जुबान का मान भी नहीं रखता और अपने गुंडों को हमला करने के लिए बुलाता है। बेचारे गुंडे बिना सोचे समझे अपनी मौत की तरफ भागते हैं। वो घटिया और चीप लीडर फेयर फाइट के बारे में झूठ बोलने पर बड़ा फक्र महसूस करता है, लेकिन मेरे बंदे को परवाह नहीं। उसके लिए भले ही इन जैसे 100 कमीने एक साथ आ जाएं, कोई मसला नहीं। बस हाथ के एक इशारे से वो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से डिनायल मिरर टेक्निक बनाता है।
इससे हमारा लड़का उनके हमले वापस उन्हीं पर मोड़ देता है। बस एक स्पेल ही काफ़ी है इन कुत्तों को कंपटीशन से बाहर करने के लिए। गैंग लीडर का मुंह हवा में खुला रह जाता है। उसे पता है कि उसने हमारे लड़के को गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरा बंदा उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है जिन्होंने पीछे से हमला किया। लीडर को कोई अंदाज़ा नहीं कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। इस दुनिया में मैजिक 4 हिस्सों में बटा है: हवा, पानी, आग और मिट्टी। जिस तरह का मैजिक हमारा लड़का चलाता है वो इन कैटेगरीज में नहीं आता। बुली परेशान है कि कैसे ये बेकार कुर्बानी ऐसा अनजान मैजिक चला रहा है। उस कमीने को बहुत देर से समझ आता है कि उसने उस नाजुक वक्त में कुर्बानी को बेकार बोलकर अपने लिए और मुश्किल पैदा कर ली है। हमारा लड़का बिल्कुल गुस्से में है और जब तक वो घटिया आदमी अपना रवैया नहीं बदलता वो उसे छोड़ने वाला नहीं। गुंडे को लगता है उसका मामूली फायर मैजिक उसे बचा लेगा, लेकिन वो जल्द ही गलत साबित होता है जब मेरा बंदा अपने डार्क आर्ट्स की मदद से उसे बेहोश कर देता है। कुरुबाने बस उसे सुलाता नहीं है, वो मेक श्योर करता है कि उस कमीने का सारा माना चूस ले। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट वालों के पास होती है। कुरुबाने उम्मीद करता है कि ये सबक उस बंदे के लिए काफ़ी होगा ताकि वो अपनी हद में रहे। अचानक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और सिरेन बजने लगते हैं। अकेडमी ग्राउंड में एक गेट खुल गया है और स्टूडेंट्स को भागने को कहा जाता है क्योंकि थ्रेट लेवल रेड कैटेगरी है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। डॉर्मेटरी बिल्डिंग के अंदर स्टूडेंट्स में भगदड़ मची हुई है, जबकि काउंसिल प्रेसिडेंट वहां है ताकि कोई स्टूडेंट पीछे न रह जाए। एक सीनियर भी वहां मदद के लिए है जो इसुमिया को हेडमास्टर के ऑर्डर पर वहां से जाने के लिए कहता है। उसे भी रेड कैटेगरी थ्रेट से लड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई गेट से लड़ने की कोशिश में मारा गया तो जिम्मेदारी अकेडमी की होगी। हालांकि उस लड़की की अपनी वजह है वहां रुकने की। कुछ वक्त पहले जब रेड गेट खुला था तो पड़ोसी लोगों का बहुत नुकसान हुआ था और वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देना चाहती। वैसे भी ये अकेडमी बनी ही इसीलिए है कि गेट से लड़ने का टैलेंट पैदा करे, इसीलिए वो गेट से खुद लड़ना चाहती है। इस दौरान मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और स्टूडेंट्स डर के भाग रहे हैं। एक ने अर्थ मैजिक यूज करके पीछे आने वाले जानवर को डराने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने पत्थर को अपनी जबड़ों से चबा लिया और स्टूडेंट पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से स्कूल की गॉडेस वहां आती है और एक साथ कई जानवर मार देती है और उस स्टूडेंट को बचाती है। वो स्टूडेंट को कहती है कि बाकी साथियों की मदद लें और दूर भाग जाए। लड़की को डर है कि अगर गेट को फौरन नहीं रोका गया तो मॉन्स्टर्स शहर में घुस जाएंगे, जिससे बेवजह तबाही और डर फैलेगा। मजबूरन वो बॉस को चैलेंज करने के लिए तैयार है। इस दौरान हमारा लड़का और उसकी लूना गॉडेस को ये चैलेंज लेते हुए देख रहे हैं और गेट में दाखिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले लड़का पूछता है कि वो गेट कैसे बंद कर सकते हैं। लूना का जवाब सिंपल है, उन्हें बस उस मॉन्स्टर को हराना होगा जो गेट को कंट्रोल करता है, जिसे आप बॉस भी कह सकते हैं। ये सोचकर वो बिना सांस गवाए अंदर जाते हैं। हालांकि लूना इस ख्याल से थोड़ा हिचकिचाती है। हमारे लड़के का डार्क मैजिक ताकतवर तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा माना लगता है। लेकिन मेरा बंदा शहर को तबाह होते देखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने को तैयार नहीं। उसे अपनी बेहतरीन सलाहियत से खतरे को रोकना होगा। लूना को उस पर फक्र होता है। वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते हैं, सीधा बॉस मॉन्स्टर की तरफ। गेट के अंदर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने पहले ही बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। बस इतना ही उसकी ताकत और माना खत्म करने के लिए काफ़ी है। वो मुश्किल तरीके से सीख रही है कि रेड गेट कैटेगरी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे उसे पंगा लेना चाहिए था। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब एक बड़ा सांप जैसा ड्रैगन ठीक उसके पीछे आ जाता है, उसे खाने के लिए तैयार। लेकिन किस्मत से करबेन वक्त पर वहां पहुंच जाता है। वो डार्क एट्रीब्यूट से उस कमीने को कैंपस की गॉडेस को नुकसान पहुंचाने की सज़ा देता है। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, लड़की धुंधलाहट में अपने बचाने वाले को देखती है। इजुमिया अपने एकेडमी मेट को देखकर दंग रह जाती है, जिसने एक बार में क्रीचर को ख़त्म कर दिया। वो मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है, जबकि लूना बस इस बात से खुश है कि उन्होंने उसे वक्त पर बचा लिया। कुराबे ने खुश है कि एक पीस में है, और हाँ, 1 पीस रियल है। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि उसने अभी किस तरह का मैजिक यूज़ किया, जिसे वो सोचने पर मजबूर हो गई कि ये बंदा असल में है कौन। इस पर ध्यान देने के बजाय हमारा बेपरवाह बादशाह कहता है कि पहले गेट बंद करना चाहिए और याद दिलाता है कि वो यहाँ इसी मिशन के लिए आई थी।
इज़ुमिया को अचानक अपना असली मकसद याद आता है और वो पहले काम खत्म करने पर मान जाती है। हालांकि उसके दिमाग में वो कुराबानी रैन को एक आम स्टूडेंट नहीं समझ सकती, क्योंकि ये बंदा एकेडमी की मॉक बैटल्स में सबसे लास्ट आया था, जिसका मतलब उसके ग्रेड्स निहायत खराब थे। लेकिन अचानक वो प्राइम माइक टाइसन की तरह मूव कर रहा है, खास तौर पर जब वो अजीब मैजिक यूज करता है। खैर, वो गेट साफ करने और बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उनका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स से होता है, जिन पर इल्यूमिया अपना एक्वा प्रिजन चलाती है, जो उन्हें नीले पानी के भंवर में कैद कर लेता है। लूना भी मानती है कि ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट काफ़ी ताकतवर है, जो हमारे लड़के को अच्छा लगता है। जैसा कि इंपीरियल एकेडमी की टॉप कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है, अचानक ज़मीन फटती है और एक बड़ा टाइटैनिक गोलम उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। हमारा लड़का गोलम के हमले से बचता है और डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से जवाब देता है। कुर्बानी ब्लाइंड एज कास्ट करता है। इस बार जो एक ताकतवर बीम है और गोलम को एक ही ब्लास्ट में ख़त्म कर देती है। इज़ुमिया मॉन्स्टर के टुकड़े होते देख हैरान रह जाती है और रियलाइज़ करती है कि ये आदमी लेजेंड की तरह मूव कर रहा है। सिर्फ ये बात नहीं कि वो नया मैजिक यूज़ कर रहा है, बल्कि जिस तरह वो हर स्पेल को परफेक्ट स्पीड के साथ यूज़ करता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी पुराने तजुर्बेकार मेज को देख रही हो जिसने सालों जंग लड़ी हो। खैर, वो दोनों बॉस के अड्डे की तरफ जाते हैं। कुराबानी स्टूडेंट प्रेसिडेंट को तैयार होने को कहता है और वो गेट मास्टर के कमरे में दाखिल होते हैं। ये लाल नूडल एक ज़बरदस्त डिज़ाइन वाला ड्रैगन है। इस जानवर को लावा ड्रैगन कहते हैं और ये कोई आम खतरा नहीं। इज़ुमिया इसे बहुत ताकतवर मॉन्स्टर बताती है, जो किताबों में लिखा है, और हमारा लड़का भी उसे होशियार रहने को कहता है, क्योंकि ये क्रीचर अपनी आग और दुम से अपने मैजिक से फायर ब्लास्ट करेगा और फिर हाइपर बीम निकालेगा, जैसे पोकेमॉन रेक्वाजा ने डियोक्सिस के खिलाफ किया था। फिर वो अपनी दुम से हमला करता है, जिससे आय जरा सी गाफिल होती है और मुश्किल से कुचलने से बचती है। कुरोबाने की वार्निंग्स की वजह से वो डॉज करने के लिए तैयार थी। जवाब में प्रेसिडेंट एक बड़ा बर्फ का नेज़ा बनाती है, लेकिन ड्रैगन उसे बिना किसी खरोश के तोड़ देता है। ये उसके लिए बड़ा शौक था, क्योंकि आइसिकल लैंस दरअसल फायर एट्रीब्यूट क्रीचर्स के खिलाफ असरदार होना चाहिए, लेकिन इस लावा ड्रैगन की गर्मी ने उसे पिघला दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और कुराबाने गियर बदलने के लिए तैयार है। वो डेडली क्लॉ स्पेल यूज करता है, जमीन से डार्क क्लॉज निकालता है ताकि ड्रैगन को हर तरफ से मारे। इस पल लावा ड्रैगन अपने पंख यूज करता है और मरने के बजाय वहां से तेजी से भागता है। लूना को लगता है कि ये डरपोक मॉन्स्टर चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब मॉन्स्टर के पास उड़ने के लिए पंख हों तो ये स्ट्रैटेजी वैलिड है। इज़ुमिया को उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंचेगी और वो अगली स्ट्रैटेजी पूछती है, जिस पर हमारा लड़का उसे बर्फ के अलावा कोई और मैजिक यूज करने की रिक्वेस्ट करता है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट बताती है कि उसके पास और मैजिक भी है, जो कि परफेक्ट है, क्योंकि कुराबान उसे कहता है कि क्रीचर को स्लो कर दे। इज़ुमिया अपना रोल समझ जाती है और लड़के के प्लान पर भरोसा करती है। वो तुरंत विंड मैजिक यूज करती है, एक हवा का तूफान बनाती है और एक ब्लास्ट करती है। ये हमला उड़ने वाले मॉन्स्टर पर काफ़ी असर करता है। लावा ड्रैगन को हवा से लड़ना मुश्किल लगता है और वो एक जगह रुक जाता है। लूना इशारा करती है और कुरुबानी अपने स्पेशल डार्क मैजिक का यूज़ करता है। वॉइड बटरफ्लाइज उसके गिर्द घूमती हैं और उन्हें अबिस रूलर एबिलिटी से बॉस मॉन्स्टर पर भेजा है। तितलियां क्रीचर को घेर लेती हैं जब तक कुराबाने चुटकी बजाता है, जैसे वो हीरो एक्स हो। ये तितलियां असल में डेटोनेशन ट्रैप्स हैं। इन्हें छोटे रिमोट ग्रेनेड समझो, जो सब एक साथ फटते हैं। ये चेन रिएक्शन इतना तबाहकुन था कि बीस्ट पूरी तरह खत्म हो गया। कुराबाने क्रीचर को हिरोशिमा होते देख रहा है। आखिर में लावा ड्रैगन जमीन पर पड़ा सड़ रहा था। जमीन पर पंख फटे हुए, खाल जल गई थी और वो हार गया था। लूना अपने मास्टर को गेट रूलर को हराने पर मुबारकबाद देती है। इज़ुमिया भी हैरान है और हालांकि उसके पास सवालों की लाइन लगी है, अभी के लिए वो बस खुश है कि ये एपिक बैटल ख़त्म हुई। कुराबाइन भी यही सोचता है और वो दोनों मिलकर रेड गेट बंद कर देते हैं और सही सलामत वापस आ जाते हैं। बाहर के क्रीचर्स को स्टूडेंट्स ने पहले ही ख़त्म कर दिया था। प्रेसिडेंट, इसका मतलब है वहां कोई असली नुकसान नहीं हुआ। अचानक स्टूडेंट प्रेसिडेंट को किसी ने आवाज दी,
जो उसकी नाफरमानी पर बहुत गुस्से में है। ये सेक्रेड इंपीरियल एकेडमी का हेडमास्टर शीदू अत्सुशी है और वो जवाब चाहता है कि उसने ऑर्डर क्यों तोड़ी और गेट के अंदर क्यों गई। हमारा लड़का फौरन अपना लोकल गूगल यानी लूना को चेक करता है ताकि इस बंदे के बारे में जान सके। शीदू अत्सुशी एक दिखावा करने वाला हेडमास्टर है जिसका इंस्टीट्यूशन मेजेस को इकट्ठा करके उन्हें सिखाता है और इस वजह से उसने एंड्रू टेट जितनी दौलत जमा कर ली है। ये बात हमारे लड़के को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ये बंदा वाकई एकेडमी का हेडमास्टर है तो उसका प्रिंस शार्क से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा। फिलहाल अभी कुछ भी मानना जल्दबाजी होगी। इज़ूमिया माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो लोगों को खतरे में नहीं देख सकती थी, लेकिन वो ज़िद्दी हेडमास्टर उसकी बात काट देता है और उसे नीचा दिखाता है कि वो बस अपनी इंसाफ की सेंस दिखाकर महान बन रही है। वो उससे क्या अगर वाला सवाल पूछता है कि अगर हालात बिगड़ जाते तो क्या होता। उसके बचाव में हमारा लड़का बीच में बोलता है कि हेडमास्टर को प्रेसिडेंट की बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए। शिडू गुस्से में पूछता है कि ये नया लड़का कौन है और याद दिलाता है कि उसे उनकी बात में दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन स्टूडेंट प्रेसिडेंट हमारे लड़के को डिफेंड करती है और जोर देकर कहती है कि यही वो आउटसाइडर है जिसकी वजह से वो सबसे मुश्किल गेट बंद कर पाई। ये सुनकर शिदू की आंखों में दिलचस्पी जागती है। फिर वो जोर से हंसता है और लड़के की बेइज्जती करता है। जैसे ही उसे याद आता है कि कुरुबान रिन उसकी एकेडमी का सबसे नालायक स्टूडेंट है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन इज़्मिया उसे रुकने की दरख्वास्त करती है। इस बार शिदू कहता है कि एकेडमी का सबसे बेकार स्टूडेंट हाईएस्ट डिफ़िकल्टी कैटेगरी का गेट बंद नहीं कर सकता, तो वो इस पूरी बात को बस स्टूडेंट्स का एक बड़ा झूठ समझता है। ये कहकर वो अपनी एस्कॉर्ट के साथ वहाँ से चला जाता है और हमारे लड़के को सोच में छोड़ जाता है। कुरोबे अब समझ जाता है कि चाहे शार्क इस आदमी से जुड़ा ना भी हो, उसे हेडमास्टर की गहराई से जांच करनी होगी। वापस डॉम्स में आकर वो सुकून की सांस लेता है। लूना हेडमास्टर के घमंडी रवैये पर भड़क रही है, लेकिन ये बस एक और सबूत है कि कुरोबेन रेन की जिंदगी यहाँ कितनी खराब रही होगी। देवी की मैसेंजर इज़ूमिया से काफ़ी इम्प्रेस है और अचानक देखती है कि हमारा लड़का कुछ पढ़ रहा है। कुरुबाने असल में असली कुरुबाने की डायरी चेक कर रहा है ताकि हेडमास्टर के बारे में कोई क्लू मिल सके। ये किसी की प्राइवेसी में दखल है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। जिस दिन हमारे हीरो लियोन ने इस बॉडी पर कब्जा किया था, वो समझ गया था कि ये बच्चा जिंदगी से हार चुका था, जैसे उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी हो। चलो जर्नल पढ़ते हैं। वो सताया हुआ लड़का अपनी बर्दाश्त की हद पर था। वो सीकर बनना चाहता था ताकि अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके, लेकिन बदकिस्मती से उसे मायूसी हुई जब पता चला कि उसके पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं। ये कमज़ोरी उसकी पहचान बन गई और लोग उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगे। उसे नोट्स भेजते, क्लास के दौरान और बाद में डराते और इतनी ज़ोर से मारते जितना एंथनी जोशुआ ने जेक पॉल को मारा था। हर दिन एक जीता जागता नर्क बन गया और वो इस टॉर्चर से बच नहीं पा रहा था। लड़के के आखिरी अल्फाज ये थे कि उसकी ज़िंदगी कितनी मायूस कुन थी। वो लिखते हुए रोया भी था क्योंकि नोट पर आंसुओं के निशान थे। ये सब पढ़कर लूना को एहसास होता है कि कुराबनित वाकई कितना टूटा हुआ था। वो चांद को घूरता है और ऐलान करता है कि वो इस बेचारे लड़के के साथ हुए जुल्म का इंसाफ करेगा। अपने ऑफिस में शिदू अभी हमारे लड़के की फाइल पढ़ रहा है, जहां उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर नीचा दिखाना आसान है क्योंकि उसका एवैल्यूएशन सबसे कम है। हेडमास्टर सोचता है कि ये फेलियर समझ नहीं पा रहा कि वो कितनी आसानी से एकेडमी से निकाला जा सकता है। अगले सीन में हम स्नो बनी का शावर सीक्वेंस देखते हैं। वो हमारे लड़के के बारे में सोच रही है कि कुरोबेन कैसे सबसे लोअर रैंक्ड स्टूडेंट हो सकता है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, खास तौर पर जो हाल ही में बदलाव आए हैं, और वो अपने शक पर उतना ही पक्की है जितना अपनी खूबसूरती पर। अगला दिन आता है और हमारे लड़के को वाइस प्रेसिडेंट नारूसे शुया की तरफ से प्राइवेट बात करने को कहा जाता है। ये नर्ड उन्हें वन-ऑन-वन बात के लिए ले जाता है और कल वाली वो बात याद दिलाता है जो प्रेसिडेंट और इत्सुमिया के साथ हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट हमारे लड़के के इरादों पर सवाल उठाता है और जानना चाहता है कि क्या वो गेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल लूटना चाहता था। वो जानता है कि इत्सुमिया ने कहा था कि लड़के ने उसकी मदद की, लेकिन उसे लगता है कि वो बस उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। नारू से उसे हीरो बनने की कोशिश करने पर डांटता है और प्रेसिडेंट के लिए मसले खड़े करने पर भी।
लूना भी इस 4 आंखों वाले पर गुस्सा है जो इतनी बकवास कर रहा है। खैर, कुरोबा ने सफाई देता है कि उसने गेट रोकने में मदद की। नारू से हंसता है और याद दिलाता है कि उसने आज तक स्कूल टेस्ट्स में एक भी मॉक बैटल नहीं जीती। उसे साफ लग रहा है कि यह सब झूठ है और वो एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं करता। इसी वक्त एयुमिया वहां आ जाती है। वो असल में हमारे लड़के से बात करने आई थी। अब जब वो यहाँ है, नारू से बात खत्म करता है और कहता है कि अगली बार स्टूडेंट काउंसिल ही सब हैंडल करेगी। रही बात इजुमिया की, वो उसे दोपहर में मिलने का हुक्म देता है। उसके जाने के बाद इजुमिया पूछती है कि क्या उस चश्मिश ने फिर से कुछ बुरा कहा, लेकिन कुरोबान बिल्कुल चिल है। उसे इस बंदे की कोई परवाह नहीं और बस पूछता है वो उसे क्यों ढूंढ रही थी। पता चला कि अकेडमी का हेडमास्टर अब उससे बात करना चाहता है। कुरोबान सीधा शिडू के ऑफिस जाता है जहां वो बिना उनकी तरफ देखे स्टाइल मार रहा है। फौरन हेडमास्टर कुरोबानी को अकेडमी से ड्रॉप आउट होने का हुक्म देता है। ये अचानक और हैरान करने वाला हुक्म सुनकर इजुमिया चौंक जाती है और वजह पूछती है। शिदू कहता है कि वजह साफ है, लड़के के मैजिक स्कोर्स सबसे कम हैं और यहाँ आने के बाद वो एक भी बैटल नहीं जीता। मतलब उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट वाले मागिस इस अकेडमी के लिए नहीं बने, तो ये उसके लिए निकलने का आसान रास्ता है। रिपोर्ट कार्ड उठाते हुए हमारा लड़का सुकून से कहता है कि उसे बस अपनी ताकत साबित करनी है। वो जानता है कि अगले महीने मॉक बैटल्स होने वाली हैं और शर्त रखता है कि वो बदले में सारी बैटल्स जीतेगा अगर हेडमास्टर कोऑपरेट करे। शिडू इसे एक तौहीन आमेज मजाक समझता है, लेकिन फिर वो शेड्यूल देखता है जहां नारूसे का मुकाबला कुराबानी से होना है। ये पेयरिंग बेसिकली मौत की सजा होगी, क्योंकि नारूसे यूमिया के बाद दूसरा सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। हेडमास्टर इस ऑफर पर राजी हो जाता है, जिससे हमारा लड़का खुश होता है। कुराबे ने इस आदमी के चेहरे से वो घमंडी मुस्कुराहट मिटाने के लिए बेकरार है। रात को डॉर्म्स में वापस आकर वो लूना के साथ शेड्यूल देख रहा है। जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने उसे रोका था और मिन्नत की थी कि वो अपने अल्फाज वापस ले ले। उसकी पोजीशन खतरे में नहीं थी, क्योंकि अकेडमी खराब ग्रेड्स की वजह से किसी को नहीं निकालती, बस हेडमास्टर की। उस बंदे से कोई पर्सनल दुश्मनी लगती है। मसला ये है कि मॉक बैटल्स हारने पर वो पक्का निकाल दिया जाएगा, उसकी स्किल्स जानने के बावजूद। उसे लगता है कि नारूसे से लड़ना उसके लिए बहुत खतरनाक है। उस वक्त कुरुबानी ने बस उसे देखा और फिक्र करने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन सच में उसे इस शर्त से कोई परेशानी नहीं। वैसे भी उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने सब हेटर्स को गलत साबित करेगा। उन बातों पर गौर करते हुए लूना सोचती है कि अगर कुरबानी एकेडमी आना छोड़ भी दे तो ठीक है, लेकिन हमारा लड़का मानता है कि उसके लिए एकेडमी में रहना बेहतर है, ताकि वो प्रिंस शाक की हरकतों पर नजर रख सके। आखिरकार उसे हेडमास्टर और प्रिंस के बीच गहरे ताल्लुक का शक है। वो ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद प्रिंस शाक ने हेडमास्टर की बॉडी पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन लूना ने उस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि वो दूसरी दुनिया की बीइंग्स को सेंस कर सकती है। तो अगर ऐसा होता तो उसे पता चल जाता। इस ऑप्शन के बंद होने पर कुरुबेन की करंट स्ट्रैटेजी ये है कि आने वाले गेट्स को बंद करता रहे और साथ ही अपने 2 टारगेट्स डीमन किंग बेल्फार और प्रिंस शाक का पीछा करे। अजीब बात यह है कि वो नन्ही मैसेंजर उसकी बात पर मुंह बना लेती है, जिससे वो पूछता है कि क्या हुआ। वो बस ये सोच रही थी कि महान जादूगर कुराबानी पर कितना बड़ा बोझ है, भले ही ये देवी का हुक्म हो। इस बोझ के बावजूद कुराबानी दरअसल इस मौके के लिए शुक्रगुजार है। वो उस वॉइड डायमेंशन में मर चुका था, तो ये शार्क से बदला लेने का बेहतरीन मौका है, जिसने उसकी मौत की वजह बनी, और बेल्फार से भी, जो इस दुनिया के लिए खतरा है। आखिर में वो देवी के हुक्म से खुश है, इसीलिए कुराबा ने उस नन्ही मैसेंजर को तसल्ली देता है कि उसे उदास होने की ज़रूरत नहीं। उसकी बातें लड़की के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। वो खुश होती है कि इतना शानदार आदमी इस फ़र्ज़ के लिए चुना गया। उनकी बातचीत खत्म होने पर कुर्बानी आने वाली बैटल्स के लिए आराम करना चाहता है। छोटी लड़की जोश में चिल्लाती है कि वो सबको हराकर दिखाएगा कि बॉस कौन है। दिल ही दिल में वो चाहती है कि कुर्बानी की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। अगला दिन आता है और कंटेस्टेंट्स बैटल ग्राउंड में होते हैं। भाई का पहला ओपोनेंट एक और जोकर है जो सबसे बुरे स्टूडेंट से लड़ने पर खुश है। ऑडियंस उस लड़के को सपोर्ट कर रही है और कुरोबाने पर तरस खा रही है, लेकिन हमारा लड़का इन सब बातों को इग्नोर करता है और मुकाबला शुरू होता है। कुरोबेन का अपोनेंट विंड स्ट्राइक से शुरुआत करता है, एक हरा बीम फेंककर उसे हराने की कोशिश करता है,
जैसे ही हमला लगता है हमारा लड़का गायब हो जाता है, जैसे धुआं बन गया हो। इस जोकर को लगता है वो बहुत ताकतवर है और उसका अपोनेंट एक बार भी नहीं सह सका। लेकिन फिर कुराबानी उसे भूत की तरह उसके पीछे आकर चौंका देता है। एक अर्थ स्पेल तैयार करके वो पत्थर उस दुश्मन के जिस्म पर मारता है, रॉक ब्लास्ट यूज करके। स्पेल के खत्म होते ही वो यमचा पोज में गिर जाता है और हमारा लड़का पहला मैच जीत जाता है। इस बड़ी जीत से देखने वाले दंग रह जाते हैं। सब बातें कर रहे हैं कि अकेडमी के सबसे बेकार स्टूडेंट ने अपने से बेहतर को हरा दिया। इजुमिया एक प्राउड गर्लफ्रेंड जैसी लग रही है, जबकि नरूसे चिढ़ा हुआ है। लूना कहती है कि इसे तो इन नए लोगों को हराने के लिए डार्क मैजिक की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये उस दूसरी डायमेंशन के विज़र्ड की खास बात है। वो इन कमज़ोरों को हारते देख बहुत खुश है। ये सिलसिला चलता रहता है। कुराबानी एक के बाद एक सबको उसी स्केल से हराता है। कुछ तो सरेंडर ही कर देते हैं। उसकी लगातार जीत हेडमास्टर को हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी है। वो समझ नहीं पा रहा कि सबसे बेवकूफ़ बच्चा कैसे जीत रहा है। एक पल के लिए वो सच में सोचने लगता है कि क्या इस बच्चे ने वाकई रेड गेट बंद किया था, लेकिन फिर खुद को झूठा दिलासा देता है। नारूसे दरवाज़ा खटखटाता है और हेडमास्टर से मिलता है, जिसने प्राइवेट मीटिंग बुलाई थी। शिदू समझाता है कि नारूसे को उस अंडरडॉग से लड़ना है, लेकिन इस लड़ाई में शिदू ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी ताकत यूज़ करना और एक पल के लिए भी लापरवाह ना होना। दिलचस्प बात यह है कि नारूसे के पास पहले ही प्लान है अपने अपोनेंट के लिए। उसने देखा है कि कुरोबाइन सिर्फ अर्थ मैजिक यूज करता है। इस स्किल के बावजूद नारूसे कहता है कि वो उससे कहीं बेहतर है, जिससे हेडमास्टर खुश हो जाता है। वो ये कन्फर्मेशन सुनकर बहुत खुश है। जाते वक्त नारूसे सोचता है कि हेडमास्टर इतने होशियार होने को क्यों कह रहे हैं, जैसे कि इस ओपोनेंट में सच में कुछ डरने वाली बात हो। बहरहाल इस बंदे का ईगो बहुत बड़ा है और उसे लगता है कि वो किसी सूरत ये फाइट हारने वाला नहीं। हम हमारे लड़के की एक और जीत की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट तक सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसे कहते हैं हेटर्स को फैंस बनाना। लोग हैरान हैं कि उसे आखिर हुआ क्या है, जबकि कुराबानी समझ रहा है कि वो अच्छा कर रहा है। इजुमिया उसे पानी देती है और याद दिलाती है कि टोटल आज़ादी के लिए बस एक आखिरी कोशिश चाहिए। इस दौरान चश्मिश उनकी बातें सुन लेता है। आखिरकार कुराबान और वाइस प्रेसिडेंट नरूसे के बीच मॉक बैटल। दोनों फाइटर्स आगे बढ़कर एक दूसरे को घूरते हैं और बकवास बातें शुरू होती हैं, जब नरूसे अपने ओपोनेंट को मशवरा देता है कि हाल ही की जीत के बाद ज्यादा हवा में ना उड़े। हमारा लड़का कूल रहते हुए कहता है कि उसे सिर्फ जीतने में दिलचस्पी है। नरूसे को लगता है कि वो हार नहीं सकता क्योंकि उसने सब देखा है, लेकिन हमारा लड़का अपनी जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है। चश्मिश अपनी हिम्मत जुटाता है और कसम खाता है कि वो अपोनेंट को पछताने पर मजबूर कर देगा। सीन तनाव खड़ा है और सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि आखिरी लड़ाई शुरू होती है। चश्मिश का ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए दिमागी उलझन बन रहा है, क्योंकि एक बॉटम रैंकर का दूसरों को धोना उसकी समझ से बाहर है। वो सोचने लगता है कि क्या कुराबान ने शुरू से ये प्लान किया था ताकि अपनी असली ताकत छुपा सके। चाहे ओपोनेंट ने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई हो, नारूसे उसे तोड़ने पर तुला है। वो हाई रैंकिंग विंड मैजिक से शुरुआत करता है और एक लाइटनिंग शॉट स्पेल के लिए तीर कमान बनाता है। जैसे ही वो तीर छोड़ता है, वो तेजी से कुराबानी की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब देते हुए हमारा लड़का अपना हाथ जमीन पर रखता है और बचाव के लिए एक मिट्टी की बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। उस चीज की साइज देखकर दुश्मन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका हाई रैंकिंग स्पेल भी सीधा दीवार से टकराकर वापस आ गया, बिना किसी नुकसान के। दीवार पिघल जाती है और वैसे ही नरूसे का कॉन्फिडेंस भी, जो समझ नहीं पा रहा कि वो हमला क्यों नहीं कर पाया जबकि उसने पहले कास्ट किया था। ऑडियंस दंग रह जाती है कि कुराबेन वाइस प्रेसिडेंट का मुकाबला करने के काबिल है। शर्मिंदा नरूसे खुद को संभालने की कोशिश करता है और याद करता है कि उसका अपोनेंट अर्थ मैजिक के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अर्थ मैजिक एक्टिवेट करने के लिए हाथ उठाता है। नारूसे बदे पत्थर अपने अपोनेंट के ऊपर हवा में उड़ाता है और उन्हें मीटियोर शावर यानी रॉक शावर की तरह बरसाता है। कबाने देखता है और विंड मैजिक से जवाब देने के लिए तैयार होता है। वो निशाना लगाता है और हवा के धमाके से उस तूफान को खत्म कर देता है। ये काउंटर अटैक नरूसे के लिए एक और बड़ा शौक है। चश्मिश डर जाता है कि हमारा लड़का विंड मैजिक भी यूज कर सकता है, जबकि ऑडियंस अंडरडॉग के लिए खुशी से चिल्लाती है। कुछ लोग सवाल करने लगते हैं कि इस बच्चे के पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, और वजह सिंपल है।
इजुमिया सोचती है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट वाले विज़र्ड्स बहुत रेयर होते हैं क्योंकि एक तरह का मैजिक सीखने में ही बहुत वक्त लगता है। अगर वो सीख भी लें तो एक में महारत दूसरे से कम होती है। लेकिन खुराबानी एक मशीन है। ये बंदा यहाँ 2 एलिमेंट्स को परफेक्ट तरीके से चला रहा है। नारुसे गुस्से में बोलता है, उसने ये हिसाब नहीं लगाया था कि लड़का दूसरा एलिमेंट भी यूज करेगा। कुराबाइन तंग आ चुका है और सीधा पूछता है कि इस कमीने को लोगों को नीचा दिखाना क्यों पसंद है। एक ऐसा जवाब जो नारुसे को समझ नहीं आता। हमारा लड़का बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट कितनी जल्दी चीजें एज्यूम कर लेता है, उसमें कितना घमंड है और वो लापरवाह है। इस बंदे की सिर्फ मैजिक स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन इसकी शख्सियत गीले टिश्यू पेपर से भी बेकार है। ये रियलिटी चेक वाइस प्रेसिडेंट को उल्टा असर करता है और उसे लगता है कि हमारा लड़का जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो लेक्चर देने लगता है कि वो सिर्फ ताकतवर लोगों को मानता है और सिर्फ वो लड़की उस कैटेगरी में आती है। उसने उसके बराबर खड़े होने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए उसमें इतना घमंड है कि वो समझता है कि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गुस्से में नरूस एक खास वाटर स्पेल कास्ट करता है, जो एक और हाई रैंक एट्रीब्यूट मैजिक है। ऑडियंस जानती है कि ये चश्मिश का अब तक का सबसे बेहतरीन है, जो ओपोनेंट के सफ़र का एंड तय करेगा। नरूस वाटर स्पेल चलाता है और कुराबानी के पैर जमाने में कामयाब हो जाता है। फिर एक खतरनाक नीला तूफान उसके जिस्म को घेर लेता है। इस ताकतवर स्पेल का नाम कोकाइटस है, जो नरूस का आखिरी ट्रम्प कार्ड है। ये इतना ताकतवर है कि विंड मैजिक भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्थ मैजिक का भी यही हाल है। वाइस प्रेसिडेंट अपनी जीत पक्की समझता है, खास तौर पर जब वो कुराबान को बर्फ में कैद देखता है, जैसे अवतार का आंग हो। फर्क ये है कि फायर नेशन ने अंदर से हमला किया और चश्मिश को फिर से हैरान कर दिया। बर्फ का पिंजरा टूटने लगता है और वैसे ही नरूसे की जीत के सारे चांस भी। कुराबानी की आग से बर्फ टूट जाती है और सबसे कमजोर स्टूडेंट का तीसरा एट्रीब्यूट सामने आता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुराबानी दिखाता है कि वो और भी टाइप्स यूज कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो बर्फ जमा करके एक बड़ा पत्थर बनाता है, फिर वो अपनी ताकत से उसे तोड़ता है और टुकड़े प्योर एरिना में फैल जाते हैं। वो टुकड़े नरूसे के आसपास जमीन पर लगते हैं। एक बड़ा हमला जिससे उसे बहुत कम नुकसान होता है। उस आइस स्टॉर्म के बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने घुटनों पर होता है, क्योंकि उसके पास कोई बचाव नहीं था। कुरुबाने अपने शिकार के ऊपर खड़ा होता है और उस जोकर को मुस्तकबिल के लिए एक मशवरा देकर छोड़ देता है। वो नरूसे से कहता है कि ताकत हासिल करने का एक ही रास्ता है कि वो पीछे देखने के बजाय आगे देखे। लेकिन अगर वो ऐसा करे भी तब भी वो अपनी हद से आगे नहीं जा पाएगा। असल में मेरे बंदे ने बड़े प्यार से उसकी बेइज्जती की। आखिर में नारुसे वही सवाल पूछता है जो सब पूछ रहे हैं, ये आदमी आखिर है कौन? वो कुर्बानी की तरफ लपकता है जो उसे देखता तक नहीं और वो गिर जाता है। फाइट खत्म। कुर्बानी रेन ऑफिशियल विनर बन जाता है। उसी रात हमें हेडमास्टर का रिएक्शन देखने को मिलता है, जो बहुत गुस्से में है और समझ नहीं पा रहा कि सबसे कमजोर स्टूडेंट के पास अचानक 4 एट्रीब्यूट्स कैसे आ गए। इजुमिया की बातें उसे याद आती हैं, फिर भी वो सबूत होने के बावजूद सच को मानने से इनकार करता है। खुद मामला अपने हाथ में लेते हुए वो हमारे लड़के को बद्दुआ देता है। वैसे वो एक बच्चे से लड़ रहा है और उसे जबरदस्ती निकालने के लिए किसी को कॉल करता है। रात हो चुकी है और जब लूना सो रही है, हमारा लड़का फाइट के बाद अपने ख्यालात जमा कर रहा है। इसकी वजह से वो हेडमास्टर से एक्सपल्शन कैंसिल करवाने में कामयाब रहा। जिससे सवाल उठता है कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसने पहले ही कुछ नोट्स बना लिए हैं, अपने 2 मेन खतरे और एकेडमी का कनेक्शन। हालांकि वो हेडमास्टर से पर्सनली कुछ पूछना चाहता है, लेकिन पता चला कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है। इसका मतलब उसकी टॉप प्रायोरिटी अभी वो प्रॉब्लमैटिक गेट्स हैं। अगर वो उन्हें बंद कर सके तो वो डीमन किंग बेल्फार से जुड़े गेट्स के बीच का कनेक्शन ढूंढ पाएगा। महान जादूगर सोचता है कि उसका पहला टारगेट कौन होगा। तभी अगले दिन का सीन आता है। क्लासरूम में एक शख्स क्लास में आता है और तुरंत हमारे लड़के का ध्यान खींच लेता है। टीचर बोर्ड पर अपना नाम लिखता है और खुद को नया टीचर बताता है। हशीबा समझता है कि ये अचानक खबर है, लेकिन उम्मीद करता है कि स्टूडेंट्स उसका ख्याल रखेंगे। लड़कियां उस पर पहले ही फिदा हैं, जबकि हमारा लड़का शक की नज़र से देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कैफेटेरिया ब्रेक में स्टूडेंट्स जबरदस्त मॉक बैटल की बात कर रहे हैं। सब कुरोबेन की शानदार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह उसने एकेडमी के सेकंड बेस्ट स्टूडेंट को हराया। कुछ तो ये भी सोचने लगे हैं कि क्या वो उन्हें मैजिक सिखा पाएगा।
इज़ूमिया हमारे लड़के के सामने बैठने आती है और मॉक बैटल्स में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। कुराबेन तारीफ कबूल करता है, जबकि वो उसे और मक्खन लगाती है और नारोसे का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए शुक्रिया कहती है। हालांकि चश्मिश को बुरा लगा था, लेकिन आखिरकार वो अपने ओपोनेंट की बातों से सहमत हो गया। फिर भी इज़ूमिया हेडमास्टर वाले मामले को जाने नहीं देना चाहती, खास तौर पर जिस तरह उसने निकलने वाला मामला हैंडल किया। इससे कुरुबेन क्यूरियस हो जाता है और शीदू की शख्सियत के बारे में पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसा ही था। पता चला कि शीदू एक पुराना सीकर था, तो वो अच्छा मेच था, लेकिन हाल ही में लोग शक करने लगे हैं कि उसके कुछ गलत कनेक्शंस हैं। ये बात कुराबानी के शाख से मिलती है, लेकिन अचानक गेट्स बढ़ने की खबर आती है। ये गेट्स हर जगह खुल रहे हैं, लेकिन हीरोज उन्हें बंद भी कर रहे हैं। फिर भी लोगों को होशियार रहने को कहा जाता है और गेट्स के पास ना जाने की हिदायत दी जाती है, खास तौर पर अगर वो आम शहरी हैं। इससे कुराबानी को लूना की बात याद आती है। उसने कहा था कि जो गेट बहुत देर तक खुला रहेगा, वहां से मॉन्स्टर्स निकलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जाहिर है हमारा बंदा ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि ऐसा काला मुस्तकबिल कभी ना आए। महान जादूगर इज़ूमिया से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता है और जो बात वो करता है वो अभी पता ही नहीं गई। सीन रात के वक्त कट होता है। कुराबाइन इस इलाके में पेट्रोल करने का इरादा करता है ताकि कोई गेट खुले तो देख सके। लूना बताती है कि वो कैसे सब गेट साफ कर रहा है और उसे ये बहुत कूल लगता है कि वो एक सीक्रेट सुपर हीरो है जो किसी को पता चले बिना गेट्स खत्म कर रहा है। उनकी बातचीत के बीच एक हरा गेट खुलता है। ये कैटेगरी ग्रीन लेवल है। कुरोबाने कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाता है आसपास का माहौल देखने के लिए। वहां बस बहुत सारे दरख्त हैं, हालांकि धुंध की वजह से देखना मुश्किल है, और लूना उसे संभालकर चलने को कहती है। थोड़ी देर बाद ये बंदा हर कदम पर मॉन्स्टर्स की लाशें बिछाता हुआ जंगल की गहराई में जाता है। अजीब बात यह है कि लूना कहती है कि आसपास कुछ नहीं है, लेकिन तभी कुर्बानी उसके पीछे कुछ महसूस करता है। छोटी मार्शमेलो को एक क्रीचर पकड़ लेता है और मास्टर से दूर खींच लेता है। जैसे ही वो पीछे देखती है तो एक डीमन को उसे खाने के लिए तैयार देखती है। लूना चिल्लाती है कि वो खाने के लिए नहीं है और भागने की कोशिश करती है। इस दौरान हमारा लड़का उसे हिलने से मना करता है और फिर से डार्क मैजिक यूज करता है। पर्पल रंग के पंजे दरख्त से निकलते हैं ताकि गारगोयल को चीर सकें। क्रीचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेडली क्लॉ उसे हर तरफ से चीर देता है और मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। वार जानलेवा है, जिससे मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। लूना भागकर मास्टर के पास आती है और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो उसकी तेजी से मैजिक यूज करने पर हैरान है, क्योंकि उसे लगा था वो मर जाएगी। लेकिन कुराबनी बताता है कि उसे अचानक हमलों की आदत है। नराक की गहराई में हो गई थी, इसीलिए वो बिना फिक्र के इतनी तेजी से रिएक्ट कर पाता है, जिससे वो छोटी लड़की और भी इम्प्रेस हो जाती है। गेट जल्द ही साफ हो जाता है और आज का मिशन खत्म होता है। कुराबाइन खुश है कि उसने ये इलाका साफ कर दिया और वापस जाने वाला होता है कि अचानक जमीन से नुकीली चीजें उसकी तरफ आती हैं। वो कूदकर उनसे बचता है और उस हमला करने वाले पर फोकस करता है। कुराबाइन उस शख्स को ढूंढ लेता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर से उसे देख रहा है। ये बंदा काफी इम्प्रेस लग रहा है और ये साफ है कि ये बंदा हाशिबा है, उसका नया टीचर, जो पार्ट टाइम जॉन विक भी लगता है। जाहिर है हमारे लड़के को बिल्कुल नहीं पता कि ये बंदा असल में कौन है, बस ये कि ये एक खतरा है। फौरन कुराबानी लूना को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि सामने वाला टक्कर का है। वो भाग जाती है, जबकि हमारा लड़का उसकी पहचान और हमला करने की वजह पूछता है। हमला करने वाला किसी सवाल का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं रखता और सीधा एक आग का गोला फेंक देता है। कुराबानी इसे फौरन डॉज करता है, जिस पर हाशिबा उसकी तारीफ करता है, लेकिन वो रुकता नहीं और चारों तरफ से और भी खतरनाक आग के हमले करता है। अब हमारा लड़का घिर चुका है और भागने की जगह नहीं। हाशिबा को लगता है ये हमला लग जाएगा, लेकिन वो एक ज़रूरी चीज़ भूल गया। अल्टीमेट विजार्ड अंधेरे का जादू यूज करके ग्रिम ईटर नामक स्पेल चलाता है, जो आग को दूसरी डायमेंशन में निगल लेता है। कुरुबेन ने आसानी से हमला खत्म कर दिया, जिससे असैसिन हैरान रह गया, जिसने ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसीलिए कुरुबेन ने डेडली क्लॉ स्पेल यूज किया। जमीन से कांटे निकले और वो बिल्डिंग तोड़ दी जिस पर वो खड़ा था। लेकिन किस्मत से हाशिबा बिना किसी गहरी चोट के बच निकला। उसके हाथ पर एक जख्म आया और वो सोचने लगा कि दुश्मन के पास कैसा अजीब जादू है। फिलहाल उसने वहां से भागने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि शिकारी अब शिकार बन चुका था।
धुएं के गुब्बार में असासिन वहां से भाग गया, जिससे कुराबेन मायूस हुआ। छोटी मार्शमेलो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आई और हालात का पता किया। अगले सीन में वो दोनों डॉर्म्स में वापस आते हैं और हमला करने वाले की पहचान पर बात करते हैं। हमारे लड़के को अभी कोई सुराग नहीं, लेकिन उसने असासिन की हरकतें याद कर ली हैं। क्यूराबाइन का दिल कह रहा है कि ये असासिन एकेडमी से जुड़ा हुआ है और वो कसम खाता है कि अगली बार उसे पकड़ लेगा। वो उसके बारे में हर जानकारी निकालना चाहता है। अगले दिन हम क्लासरूम में वापस आते हैं। यहाँ क्यूराबाइन टीचर को बोर्ड पर लिखते हुए गौर से देखता है। क्लास के बाद हाशिबा स्टूडेंट से मिलता है और अकेले रेड गेट बंद करने की एबिलिटी सुनकर दिलचस्पी दिखाता है। जाहिर है कुराबीन हेडमास्टर का मजाक उड़ाता है कि वो अब भी उस पर यकीन नहीं करते। भरोसेमंद होने का दिखावा करते हुए हाशिबा कहता है कि उसे उसकी बातों पर यकीन है जो उसने मॉक बैटल्स में भी देखा था। वो उसे फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है। दोनों अलग होते हैं, लेकिन इस टीचर के चेहरे पर लाइट यागामी जैसी चालाक मुस्कान है, जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया।